बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जितनी भी हुकूमतें आज तक आई हैं सब ही अवाम को ये बताते आए कि हमने कितनी कोशिशें की हैं इस मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए। हर हुकूमत की तरफ से दावे किए गए और बहुत सारे ऐसे केसेस अरबों खरबों रुपए के जिस पे अवाम को तमाम इदारों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से ये यकीन दिलाया गया कि किस तरीके से देखिए आपके मुल्क को लूटा गया है। लेकिन फिर होता क्या रहा कि वो केसेस बंद होते रहे, टैक्स पेयर्स को कॉस्ट पड़ती रही, लेकिन कोई मंतकी अंजाम तक वो नतीजा जो है हम चाह रहे थे, जो हुकूमतें दावा करती थी, वो नहीं मिल सका। आज ही अगर हम देखें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान के जो करप्शन के लिहाज से आगे इदारे हैं उनमें सबसे पहला जो नंबर है वो पाकिस्तान की पुलिस का है। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वजह है कि तमाम हुकूमतें पुलिस रिफॉर्म्स का नारा जो है बुलंद करती रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये हाल हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही एक और खबर भी, जाहिर है हर किसी का हक है, इंसानी हक है कि जहां पे भी उसको बेहतर सहूलियात मैसर आए वो वहां पर जाए, लेकिन इस पर एक और बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि क्या आपने अपनी आवाम को वो सहूलियात मैसर की हैं या नहीं। मैं हवाला दे रही हूं यहां पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के किए गए एक सर्वे का, जिसके मुताबिक 1/3 से जायद पाकिस्तानी जो हैं वो किसी बेहतर मुल्क में जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते एक अच्छे लाइफस्टाइल की खातिर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज की खातिर जो कि उनकी नज़र में उनको पाकिस्तान में मैसर नहीं है। इसमें जो सरफहरिस्त सूबा है वो 42% बलूचिस्तान के हमारे लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं मुल्क से। इसके बाद दूसरा नंबर खैबर पख्तूनख्वा का है, तीसरा सिंध का है, चौथा पंजाब का है। इसके बाद जो है वो बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भी इसी तरीके की ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस्लामाबाद में सबसे कम परसेंटेज उन लोगों की बताई गई है जो कि मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक वो चीज़ जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे बहुत बड़ी तादाद मुल्क की आबादी की नौजवानों की है, उसमें से 62% जो अफराद मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि उनकी उम्र 15 से 24 साल है। ये जो ब्रेन ड्रेन है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई हम अपने लोगों को, ये सवाल किसी एक सियासी जमात से नहीं है, क्या हमारा निज़ाम, हमारी रियासत, हमारी मुख्तलिफ हुकूमतें अपने लोगों को वो सहूलियात मुहैया करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं कि आज आपका नौजवान ज़्यादा जो इस वक्त मुल्क से बाहर जाना चाहता है उसमें मैंने आपको बता दिया कि 15 से 24 साल वाले नौजवान हैं। इसी पे एक बात भी करेंगे और साथ ही साथ मुल्क में जो दूसरी खबरें हैं, इलेक्शन को लेकर डेडलॉक जारी है, बावजूद इसके कि एक हफ्ते के अंदर 3 मुलाकातें हुई हैं इसहाक डार साहब की भी और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की भी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है कि अभी तक इस मामले पर बर्फ़ नहीं पिघल रही। अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आगाज़ हो चुका है, लेकिन आज पंजाब असम्बली की तहलील को लेकर राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज भी किया है इमरान खान साहब को, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए खान साहब की तरफ से इस ऐलान को आए हुए, लेकिन कुछ ऐसे बयानात आए हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर हों या कुछ और लोगों की तरफ से कि जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद असम्बलियों की तहलील में इतनी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। क्या कहा है राना सनाउल्लाह ने, सुनाइएगा। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असम्बली तोड़ें, हम तैयार हैं और पंजाब का इलेक्शन करवाएं। इसी इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। हम कोई असम्बली तोड़वाने के हक में नहीं है, लेकिन इस किस्म की गीदड़ बत्तियाँ और इस किस्म के चैलेंज जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं। हम इस इलेक्शन में जो है वो भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। ये जो आप समझे बैठे हैं कि जी मेरी पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन तो मैंने ही जीतना है, आपको समझ लग जाएगी। हमने मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो आज से शुरू कर दी। ये राना सनाउल्लाह ने खान साहब को चैलेंज किया है कि आप अगर मगर छोड़ें और असम्बली तोड़ें। क्या वजह है कि खान साहब के इस बयान को
असम्बलियों की तहलील के ऐलान को संजीदा नहीं लिया जा रहा पीडीएम की तरफ से। और सिर्फ इतना ही नहीं, केपीके की तहलील पर भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात केपीके के अपने लोगों की तरफ से आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला के तर्जुमान है केपीके में, वो कहते हैं कि बिल्कुल कुछ वज़रा में और अरकान में इख्तलाफात हैं और वो हमने खान साहब को बता दिए हैं। और साथ एक और चीज भी जो केपीके की तरफ से कही जा रही है वो ये कि बिल्कुल हम अपनी असम्बली तहलील करेंगे, लेकिन पंजाब के तहलील होने के बाद। तो क्या वजह है कि अब अपने ही अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली की, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और लॉयर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ आवरी का। सेनेटर ओन अब्बास साहब, सबसे पहले तो जरा आपसे आगाज करते हैं। आज इंसदादे करप्शन का आलमी दिन मनाया गया। आपने भी यकीनन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखी होगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने बहुत इकदाम किए हैं करप्शन के खात्मे के लिए, केसेस भी बन जाते हैं, हमें मीडिया में भी आके बताया जाता है, अदालतों में वो चीजें हम देखते हैं कि साबित नहीं हो पाती हैं और थोड़े अरसे के बाद वही केसेस बंद हो जाते हैं। तो फिर ये सारी प्रैक्टिस जो है ये करने की जरूरत क्या होती है? अवाम का, टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरीके से बर्बाद किया क्यों जाता है? आपकी नजर में क्या वजूहात हैं कि आज भी हम यही डिबेट कर रहे हैं कि करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई? बीबी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो किसी गवर्नमेंट से रिलेट करता है। पाकिस्तान की मुमलकत खुदादाद में ये जो इशू है करप्शन का, ये पिछले 70-80 साल से जूं का तू ही चलता रहा, बल्कि बढ़ता ही रहा। और अगर ये कहा जाए कि मतलब इस इशू पे कोई गवर्नमेंट काबू पा सकी है, मतलब वेरी फ्रैंकली आपने कहा जी वो पुलिस जो है ना नंबर 1 के ऊपर है। मैं तो समझता हूँ मतलब पुलिस या पटवारी यानी कि एक हमारी जिंदगी का एक हासिल ये हिस्सा ये बन चुका है कि मैं अगर पटवारी के पास फर्द मलकियत लेने गया हूँ तो मैं सोच नहीं सकता कि 500 रुपए दिए उसके मुंशी को 500 दिए बगैर मैं फर्द मलकियत हासिल कर सकता हूँ। या अगर मैंने FIR दर्ज करानी है तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है कि आप पैसे दिए बगैर FIR दर्ज नहीं करा सकते। आप जितना भी सिस्टम को मजबूत करें, सिस्टम इंडिपेंडेंटली इन इश्यूज के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया कि हम खुद यूज्ड हो गए कि मैं एज अ शहरी इस चीज का कायल हूं कि बगैर पैसे के सिस्टम नहीं चल सकता। अब जो लोग इस सिस्टम को रिवर्स करना चाहते हैं, सिस्टम फिर उसको रिवर्स करने के लिए वो उसको वैसे डीरेल कर देता है। सो आई एम श्योर कि अब मैं एक दफा गिलानी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था तो ये सर्वे जो आपने इंडेक्स दिया है तो एक CNN की खातून थी, मेरे ख्याल में बैकी एंडरसन थी। तो बैकी एंडरसन ने गिलानी साहब से सवाल पूछा कि पाकिस्तान में इतने लोग जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े तजस्सुस से कहा कि छोड़ते क्यों नहीं है, आखिर कौन सी चीज उनको छोड़ने पे मजबूर करी, छोड़ क्यों नहीं जाता। ये जो इश्यूज है, ये जो माइंडसेट है ना कि जी ये पाकिस्तान की कौम हर तरीके से यहाँ खुश रहेगी, आप जिस हाल में इनको कर दें, करप्शन जितनी बढ़ा दें, हम जीना सीख जाएंगे। वो कहते हैं ना एक पुल के ऊपर एक बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी तो उसे कहा था हजूर इस 76 के ऊपर एतराज नहीं है, आप लाइनें जरा ज्यादा कर दें, इंतजार ना करना पड़ जाए। हमारा माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता, और अनफॉर्चुनेटली जितने हुक्मरान गुजरे, हमने रूल ऑफ लॉ की कोशिश की, अपने गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बड़ी हद तक मतलब मुझे याद पड़ता है कि खान साहब उस वक्त इतने सख्त हुआ करते थे। मुझे गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं, मैं सिंपल से हमारी गाड़ियों के जो सरकारी टायर्स होते हैं वो 50,000 से ऊपर चेंज नहीं हो पाते। तो एक दफा किसी मिनिस्टर ने कहा कि रूटीन में कैबिनेट को लिखा कि जी मेरी गाड़ी के टायर चेंज कर दिया है, तो उसने कहा प्राइम मिनिस्टर सख्ती से मना किया कि 60,000 से ऊपर जो चला रहा है इसका मतलब वो प्राइवेट गाड़ी अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो सख्ती से उसको मैसेज किया था कि प्राइम मिनिस्टर डज नॉट लाइक इट। यस, ही ट्राइड इट एज वेल, लेकिन सिस्टम इतना एक हैंडीकैप कर देता है किसी को कि वो फिर आगे निकल नहीं आता। शर्मिला फारूकी साहिबा क्या कहेंगी? जो मैंने ओन अब्बास साहब से भी सवाल किया था कि आज भी जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई उसमें सरे फहरिस्त जो करप्ट इदारा वो तो पाकिस्तान की पुलिस को ठहरा दिया गया अवाम की तरफ से, लेकिन क्या वजह है कि ये चीजें खत्म ही नहीं हो रही? और ये जो ओन अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि हमने भी सुना, हमें शवाहिद बताए गए 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होगी इदारों की तरफ से, और वही केसेस एक हुकूमत तब्दील होने के बाद बंद हो जाते हैं। जी शुक्रिया सादिया। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब हर साल रिपोर्ट आती है तो हम उसके ऊपर 1-2 दिन जरूर तबसरा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-4 प्लेसेस पाकिस्तान ऊपर या नीचे चला जाता है, खातिर खा कोई इसके अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक इस दफा इसलिए हूं क्योंकि इस बार बड़े स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म के बाद और एक बड़े ड्यू प्रोसेस के बाद पाकिस्तान को फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला गया।
इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने वो जो तमाम शराइत थी मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम चीज़ों के हवाले से, उन शराइत पे पूरा उतरा, तो बेहतरी की तरफ गामजन है। सो दैट इज वाई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जहां तक बात है कि पुलिस का अदारा करप्ट है या फला है, ये देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये एक अनफॉर्चुनेट फिनोमिनन रहता है। गुर्बत है, पॉपुलेशन ज्यादा है, बेरोजगारी है, नौकरियां इतनी नहीं हैं, ये तमाम चीजें हैं, दे ऑल कंट्रीब्यूट। एंड देन आई ऑलवेज फील कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सैंपल साइज होता है, जो सर्वे होता है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, उसका बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है। तो उसके ऊपर पूरी एक सर्वे बना के और पूरे पाकिस्तान को और मुख्तलिफ ममालिक को उसके ऊपर ग्रेडिंग कर देना, इट्स अ लिटिल बिट अनफेयर। पाकिस्तान हैज डेफिनेटली मूव्ड फॉरवर्ड, और पाकिस्तान में अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम फाटफ की ग्रिल से ऐसे नहीं निकल गए, इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस। तो हमने वो तमाम जो शराइत हैं और वो जो एक हमने स्टेप्स लेने थे बेहतरी की तरफ, वो हमने लिए हैं ना, जब भी तो निकला है। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस पे बड़ी मेहनत की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इस पे बड़ी मेहनत हुई है तमाम इदारों की तरफ से, एंड आई थिंक दैट इज अ बिग बिग प्लस पॉइंट फॉर अस। हैदर वहीद साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो केसेस बनते हैं करप्शन के, अवाम को भी बड़ा यकीन दिलाया जाता है वसूख के साथ, शवाहिद दिखा के, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, उसके बाद बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है कि अदालतों में जुर्माने हो जाते हैं जो प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं सरकारी, या फिर बाद में हमें पता चलता है कि जी कुछ निकला नहीं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं या जमानतें हो जाती हैं? देखिए सादिया, इसमें कोई शक नहीं है कि केसेस जब बनते हैं तो ज्यादातर यहाँ पे केसेस जो हैं, इफ नॉट ऑल, वो करप्शन खत्म करने के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल बिहेवियर मनूवर करने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, हुकूमतों को गिराने और उठाने के लिए बनते हैं, सियासतदानों को सियासत से बाहर रखने के लिए बनते हैं, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को ब्लैकमेल करके इन्फ्लुएंस करने के लिए बनते हैं। तो जब अज़ाइम ही ये हों, और आपने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज का केस था, दिन में हफ्ते में 5 दफा पेशी होके बड़े इत्तेफाक से 13 जून को फैसला हो जाता है, 25 जुलाई को आपके इलेक्शन होते हैं, और ये बड़ा क्लियर होता है कि ये हो क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से ना लोगों का एतमाद अकाउंटेबिलिटी में हो पाया है। और आपका सवाल जो दो टोक आपका मैं जवाब दे सकूं कि जो जिस चीज की नियत ही खराब होती है तो उसका सुपर स्ट्रक्चर भी उसी तरह धड़ाम से गिर जाता है। अब चाहे सदाकत हो करप्शन में या ना हो, जब वो केसेस बनाने का, प्रोसिक्यूट करने का आपका मकसद ही नहीं था, किसी भी तरह से मकसद नहीं था कि आप करप्शन खत्म करें, और पूरी तरह से मकसद था कि आप पॉलिटिकल बिहेवियर इन्फ्लुएंस करें, तो जाहिर है कि जो सुपर स्ट्रक्चर बदनीयती का है वो धड़ाम से गिरता है। जबकि सियासत के साथ जब सियासत बदलती है, केसेस बदल जाते हैं। तो ये क्योंकि केसेस की जड़ ही गलत होती है, वजह नियत गलत होती है, जिस तरह एग्जैक्टली इनफैक्ट हम कल के प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे, जरा इसको एलेबोरेट कीजिएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, यही मैं कल भी कह रही थी कि हम यही देखते हैं कि एक हुकूमत आती है, केसेस बनते हैं, आवाम को पता चलता है कि ये 10-12 लोग हैं जो बहुत करप्ट हैं, इन्होंने आवाम को लूट लिया है, मुल्क को लूट लिया है। फिर हुकूमत चेंज होती है, वो पता चलता है कि नहीं वो तो ठीक थे, वो जो हमें पहलों का बता रहे थे वो करप्ट हो गए। सो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये जो इदारे हैं सियासी असर रसूख के, हुकूमतों के असर रसूख के अंदर रहेंगे, किसी शख्स की मंशा के मुताबिक किसी की मनमानी अगर है, इदारों में इंटरफेरेंस है, तो ऐसे केसेस बनते रहेंगे और ऐसे ही आवाम जो है ये मजाक देखती रहेगी? देखें, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ ही खत्म हो सकती है। यानी कि अवाम जब उनकी बस हो जाए वो ना कह दें, लेकिन ना तो वो जब कहेंगे ना कि जब तसलसल होगा जमहूरियत का, जब अवाम की राय का कोई वजन होगा, जब वाकई अवाम के जोर से हुकूमतें आया जाया करेंगी, तो फिर अवाम की बात सुनी जाएगी। तो अवाम जो है वो अभी कुछ भी कहती फिरे, अवाम के जोर से जब तक के हुकूमतें नहीं बनेंगी, जब तक के ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं होगी, जब तक के ताकत के सरचश्मे अवाम की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी, तो उनके मसाइल हल नहीं होंगे। और ये मिनहसुल कौम, आप देखें, ये हमारा मुल्क चल रहा है पहले से 0.1% को सर्व करने के लिए, और आज भी 0.1% को सर्व करने के लिए है ये मुल्क। बाकी मासेस को डिलीवर करने में हमारा मुल्क फेल है। बिल्कुल, हमने सिर्फ डिलीवर किया है उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस पे एग्रीकल्चर टैक्स ना लगे, उन्हीं इदारों को जमीनें कौड़ियों के दाम बिल्कुल सिटी के सेंटर में मुफ्त मिलें या कम दाम मिलें,
ये और ये सारे वही इंडस्ट्रीज शुगर मिले जिसकी हैं, वहीं उन्हीं को सब्सिडियां मिले, उन्हीं की बिजली सस्ती हो, उन्हीं की गैस सस्ती हो, नई इंडस्ट्रियां भी ना ऊपर आए, ना आईटी में ज्यादा हो, ना नई चीजें हो, वही जो उनकी 0.1% के। मैं ये भी बता दूं, मैं 0.1% में शायद एज अ वकील हूँगा अपने शोबे में, और मैं 0.1% को ही ज्यादातर सर्व करता हूँ। मैं इसमें बिल्कुल पूरी तरह शामिल हूँ, मैं इस 0.1% और इस एलीट कैप्चर का पूरी तरह हिस्सा हूँ। हालांकि मेरी शायद नियत ना हो, लेकिन मैं हिस्सा इसका जरूर हूं। तो मैं ये अपनी भी बात कर रहा हूं, लेकिन सच यही है कि ये मासेस को सर्व करने के लिए सिस्टम बना ही नहीं है। सही है सिस्टम पर, ठीक है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि फिर ताकत का सरचश्मा अवाम है, उनको समझा भी जाए, उनको वही राइट मिले भी। अब इसी पे जरा ऑन अब्बास साहब आते हैं कि अवाम को वो राइट फिर मिलता क्यों नहीं है। आप लोग जिस तरीके से इलेक्शंस को कहते हैं कि जी अभी इलेक्शंस हो जाएंगे तो बिल्कुल अवाम के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने महंगाई से बड़ी कमर तोड़ दी अवाम की, फिर सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के पास अगेन सवाल पे आती हूँ कि जी मैसेज को डिलीवर करने के लिए या ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि आप इन चीज़ों से निकाल पाएंगे जो 3.5 साल में फॉर्मूला नहीं चला, वो वाला कोई नहीं। मैं बता देता हूँ, मैं आपको मर्जी बता दूं। जब हम शुरू में आए थे ना, आपको शायद याद होगा 2018 में बहुत सारे साफी ने रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये नवाज शरीफ की करप्शन है, ये शहबाज शरीफ कैसे चोरी करता है, ये मरियम के कैसे स्कैंडल्स हैं और कैसे इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो एक नैरेटिव था। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हैदर साहब कह दें, मतलब इसमें क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, एवरीबडी वाज ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान में इन लोगों ने पैसा चोरी किया। उसके बाद केसेस चलते रहे। हमारे 3.5 साल में इस हद तक बात फर्द जुर्म पे आयद होने आ गई कि हमने 100 एविडेंस करा दिए, 100 लोगों ने विटनेस जमा करा दिया कि कैसे मकसूद चपड़ासी जिसकि 25,000 तनख्वाह थी उसके अकाउंट में 1.5 अरब आ गया और कैसे वो वादा माफ गवाह बन गया। अचानक देखा FIA एक बंदा जो है ना वो फौत हो गया, वो जो दुबई में मकसूद चपड़ासी था वो फौत हो गया। अचानक एक गवर्नमेंट आई और फिर गवर्नमेंट के आने के बाद ये जिसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टीटियां भी खत्म होनी शुरू हो गई, मकसूद चपड़ासी केस खत्म हो गया। मतलब मैं हैरान हूं कि मरियम के हवाले से जो स्टेटमेंट आई थी उसमें ये कहा गया कि ठीक है मरियम के वालिद ने पैसा चोरी किया होगा, वहां पे पैसा चोरी किया होगा, वहां पे फ्लैट भी मौजूद है, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि मरियम यहां से ब्रीफकेस उठा के ले गई थी? वो साबित करना बहुत मुश्किल है। आई मीन अब इसको पॉलिटिकल, मेरा पॉइंट ये है कि जब सिस्टम काम कर रहा होता है तो फिर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें फिर इतने लगूनाज आ जाते हैं कि कोई भी क्लियर इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये चोर है, तो आप कह रहे कानूनी सुकम है, इस वजह से चीजें रह जाती हैं कि साबित ही नहीं हो पाते, शवाहिद ही नहीं होते हैं। इतना बड़ा सुर्ख फीता है। मतलब मैं अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाऊं ना तो एंड के ऊपर ये भी आ जाएगा कि इसकी वीडियो क्योंकि नहीं आई इसलिए चोर साबित नहीं हो सकता। हमारा सिस्टम हर बंदे को एक ऐसा लीवरेज दे देता है और 3.5 साल में हमारा यही था। खान साहब यही तो कहते रह गए कि मैंने जितना कोशिश किया नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता था। सो आई मीन हेल्पलेस हो जाता है इंसान। अच्छा, लेकिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नौन अब्बास साहब, इस पे भी ये भी डिबेटेबल आपने बात कर दी है कि अभी खान साहब कह रहे हैं कि कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था, कोई उनकी बात नहीं सुनता था, लेकिन उस टाइम पे तो आप लोग उनके हर इकदाम को बड़ा जस्टिफाई करते थे इदारे के। आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मुझे याद हैं। आज वो किधर है शहजाद अकबर साहब? मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से करप्शन के हवाले से केसेस बनते हैं लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाता। अब कल ही ऑब्वियसली जो डेली मेल की एक स्टोरी थी उस पे शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन जो डेविड रोज हैं आज उन्होंने कहा है कि जी हमारे डेली मेल ने एक नुक्ते पर माफ़ी मांगी है, अदरवाइज उनको और किसी अपनी स्टोरी के ऊपर ऐसे कोई मामलात नहीं है कि जिस पे वो कहें कि मुझे कोई शर्मिंदगी भी हुई है या कहीं पर कोई झूठ जो है वो बांधा गया है। ये बताइएगा शर्मिला फारूकी साहिबा कि ऑब्वियसली अब बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और ख़ास तौर से जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकॉनमी है। आज ही ये खबर मैं देख रही थी कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व हैं वो भी 4 साल की निचली तरीन सतह पे आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि वाकई अगर इसी तरीके से हालात रहे तो आप लोगों के लिए भी इसको अगस्त अक्टूबर तक लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? आपको लगता है कि मार्च अप्रैल की जो तारीख दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर कहीं आप लोग मान सकते हैं कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है?
देखिए, जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, जो तारीखें इमरान खान देते हैं, देखें किसी की विमेन फैंसी या किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होंगे ना। इलेक्शंस होंगे जब एक मुकर्ररा वक्त होगा और उसका मुकर्ररा वक्त हर किसी को मालूम है। सो ये कहना कि जनाब कभी मार्च कभी अप्रैल, यू नो, दिस इज सच अ जोक। पहले उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च करेंगे, जब तक हुकूमत गिराएंगे नहीं हम वहां से जाएंगे नहीं। उसके बाद जी फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया, कहा कि जी अब हम इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? किस चीज का इंतजार करे? दे दे इस्तीफा। अच्छा, खान साहब ये कहते हैं कि हम इस्तीफा देंगे, असेंबली खत्म होगी, उधर पंजाब हुकूमत जो एक और वजीर को ले लेती है। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? इस्तीफा दे दें, आप तो कैबिनेट एक्सपैंड कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब कहते हैं कि ये भी 4 महीने कुछ नहीं होने वाला। सो आई डोंट थिंक इनकी अपनी पार्टी में इनके जो लोग हैं, इनका चीफ मिनिस्टर इज ऑन द सेम पेज। फिर इमरान खान साहब कहते हैं मुझे तो पता नहीं था। तो इतने बेखबर है वो कि उनको ये नहीं पता कि उनकी गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, उन्होंने इस्तीफे देने, वहां पर वजीर को ले रहे हैं। तो ये मुझे तो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, या इनको समझ आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है, या क्या कर रहे हैं, या इनको करना क्या है आगे। तो बात यह कि एक शख्स जो अपनी जमात नहीं चला सक रहा, जो अपना घर नहीं चला सक रहा, वो क्या कौम को बेवकूफ बनाने के चक्कर में है कि आप इलेक्शंस होने फला। अगर कह दिया राना सनाउल्लाह ने कि वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस इन पंजाब, तो दे इस्तीफा, लेट्स गो फॉर इलेक्शंस। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? अच्छा, और ऑब्वियसली जो अराकीन का भी मौकफ सामने आ रहा है, जो केपीके में पंजाब में जो वज़रा हैं, वो यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो फिर हमारी बचत है। विफाक में देख लीजिए पीडीएम जो है वो केसेस वेसेस भी बन सकते हैं। खान साहब को भी मशवरा दिया जा रहा है कि देख लें, आपको यहाँ पे तो हुकूमत है, एक प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट की मिली हुई है। राना सनाउल्लाह साहब का शॉर्ट सुनाएगा जो परवेज इलाही साहब के हवाले से उन्होंने बात की है, फिर मैं ओन अब्बास साहब से उसका जरा जवाब ले लूँ, क्योंकि उनको भी ये खबरें थी कि जी चौधरी शुजात साहब की जो मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, उसमें परवेज इलाही साहब को भी मनाया गया है। क्या बातें हैं, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, सुनाएगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी यानी रुकावट की वजह से नहीं तोड़ रहे, तो कोई रुकावट नहीं है, तोड़े वो। बाकी ये है कि हम इस अमल के ना हक में है ना इसके साथ हैं। एक दफा चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की भी बात चली थी, तो अगर चौधरी परवेज इलाही साहब उनकी वजारत आला छोड़ के हमारी तरफ आते हैं और किसी नए बंदोबस्त पे तैयार होते हैं, तो वो एक ऐसा मरहला होगा कि जिसके मतलब बाद में सोचा जा सकता है। नया बंदोबस्त जनाबे वाला ओन अब्बास साहब, नया बंदोबस्त हो गया तो क्या करेंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा ना पहले एक तो क्लियर कर दूं, ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जी हमारा शायद नैरेटिव चेंज हुआ है। अभी आज से तकरीबन कोई 15-20 दिन पुरानी बात करके दे रहे, सारी पीडीएम और जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो सारे क्या कहते थे, इमरान खान साहब खुद असेंबली क्यों नहीं तोड़ते, पंजाब असेंबली क्यों नहीं तोड़ते, केपी के असेंबली क्यों नहीं तोड़ते। ये इस वक्त हमने तोड़ने का फैसला नहीं किया था। 26 नवंबर से पहले सारी गवर्नमेंट कह रही तोड़ के दिखाएं जी। खान साहब ने 26 को कह दिया मैं तोड़ नहीं हूं। मैं आपको 27 से लेके 5 दिसंबर तक के 10 स्टेट पूरी असेंबली नहीं तोड़ने देंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले आएंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ले आएंगे। वो अताउल्लाह तारा राना सनाउल्लाह सब की स्टेटमेंट आ गई कि तोड़ के दिखाएं कैसे पंजाब, किसी के बाप का माल है, एग्जैक्ट लफ्ज बता रहा हूं, किसी के बाप का माल है। अचानक परवेज इलाही की स्टेटमेंट आ गई कि जी मैंने खान साहब को कहा कि आप मार्च तक 4 महीने देख लें। उसके अगले दिन सारी नून लीग और सारी गवर्नमेंट ने कहा अब नहीं टूटेगी, अब तोड़े, अब इलेक्शन ही कराएं, अब तोड़े जी इंशाल्लाह, अब तोड़ के दिखाएं। ये मजाक है, ये हम जिधर से आएंगे दूसरी साइड से खड़े होंगे। सो हमारे नैरेटिव को छोड़ दे, इनके यू टर्न्स आपको क्लियरली नजर। अब दूसरी बात देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। खान साहब का परसों जब हमारी जमान पार्क में मीटिंग हुई है तो हमारी सारी पार्टी का कंसेंसस था कि सर हमें ये असेंबली तोड़ देनी चाहिए। तो खान साहब ने पॉइंट दिया, देखो उन्होंने कहा जी ये पॉलिटिकल फोर्स है, हम असेंबली आज तोड़ के इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, जिसमें ये हो सकता है कि गवर्नमेंट के साथ प्लान हो जाए और एक ही वक्त दी जाए, एक मिड वे सोल्यूशन शायद निकाला जा सकता है। और एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें इन चीजों की तरफ जाना चाहिए। सो मैं नहीं समझ सकता कि अचानक देखिए आज हम फैसला कर दें इलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो बयान हमने देखा है कि जहां पे खान साहब ने देखे इंटरव्यूज में ये बात की है कि मार्च तक इलेक्शंस करा दें। अगर ये हुकूमत मार्च में इलेक्शंस कराने पर आमादा है तो मैं असेंबलियां तहलील नहीं करूंगा, नहीं तो दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। उसके बाद आपके लोगों ने तारीखें भी देना शुरू कर दी कि जी 20 दिसंबर को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। बट ऑन सब एक बात बताइए, चले मान लेते हैं कि नून लीग संजीदा नहीं है, नून लीग जो है वो परवेज इलाही साहब के बयान के बाद या पूरी पीडीएम उनके बयान के बाद ऐसे बयान दे रही है, तो फिर आप लोग वाकई असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं तो कर दें, यू शुड कॉल देयर ब्लफ। सॉरी, आखिरी बात कर ली आपने, क्या कहा, दोबारा आवाज कर दी।
मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग कर दें फिर असम्बलियां तहलील, अगर वो आपको लग रहा है कि ऐसे ब्लफ कर रहे हैं तो ठीक है, पता चल जाएगा। आज जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है वो देखें, ये राना सनाउल्लाह करते हैं, तोड़ के दिखाएं। राना सनाउल्लाह साहब को क्या पता कि पीछे क्या डिस्कशन हो रही है। मैंने आपको पहले कहा आज 9 दिसंबर, सो 10-12 दिन का खान साहब ने कहा सिर्फ टाइम है। इस दौरान के अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है तो पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं होता जो फैसला आज करना मैं 20 दिसंबर को कर दूंगा। और मैं आपको ये कहूँ पूरी पार्टी में कंसेंसस है, और ये बात कहना कि जी हमारे मिनिस्टर दारी जी हमारे, ये पार्टी इमरान खान के नैरेटिव पे चलती है एंड एवरीबॉडी नोज़। मैं आपको बताऊं शर्मिला साहिबा, अभी जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जो भी इस वक्त इमरान खान से हटेगा वो जाहिर है उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ये जो जरदारी साहब के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं परवेज इलाही साहब को लेकर, क्या वाकई कोई ऐसी चीज है चौधरी शुजात साहब ने मना लिया है परवेज इलाही साहब को, उसके बाद ये बयान आया है, या आप लोगों के जो इकोनॉमी को मैंने पहले सवाल किया था उसके हवाले से कि जो हालात हैं आप लोगों को सूट करेगा फौरी तौर पे इलेक्शंस में जाना? देखिए अभी तो इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। वी विल सी हाउ द टाइड टर्न्स। अच्छा, और इस वक्त मुझे लगता है खान साहब को खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या उनके साथ होने वाला है। अभी तो आप देखिए ना कि खैबर पख्तूनख्वा कुछ और कह रहा है, पंजाब का वजीर आला कुछ और कह रहा है, एक तरफ कहते हैं इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक वजीर मजीद ले रहे हैं। तो ये तो इनको खुद नहीं पता क्या है। जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हमने ये डिमांड नहीं रखी और हमने ये शोशा नहीं छोड़ा। हम तो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, इंटरनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और आप देखिए कि दुनिया भर के अंदर रिसेशंस हो रहे हैं, यूके का हाल आप देखिए, दीगर ममालिक का हाल आप देखिए। पाकिस्तान को तो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है ही नहीं। इस वक्त भी सिंध के कई ऐसे अजला हैं जो सैलाब में डूबे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अभी तक बहाली नहीं हुई है, बाकी साउथ पंजाब के अंदर इश्यूज हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर आप इलेक्शंस करेंगे भी तो कहाँ करेंगे? मैं एग्जांपल देती हूँ, चलिए सिंध का हवाला ले लेते हैं। आपको लगता है कि हम मईशत को संभालना दे देंगे? आप इलेक्शन कैंपेन में एक अच्छी मईशत की सूरत हाल लेकर जा सकेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ से तो तनकीद यही हो रही है कि इसलिए इलेक्शंस में नहीं जाते क्योंकि कुछ है नहीं आवाम को दिखाने के लिए। देखिए मैं नहीं समझती कि अगले 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हालात इस किस्म के हैं, इतने हसास हैं कि अभी बड़ा टाइम लगेगा इकोनॉमी को संभलने के लिए। लेट्स बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक एट द सेम टाइम। और फिर आप देखिए अगर मैं आपको सिंध का हवाला, इलेक्शंस की बात अगर कर लेते हैं, अगर हम इलेक्शंस में जाते हैं, सिंध के अंदर कोई 40,000 समथिंग स्कूल्स हैं, उसमें से 19,200 समथिंग स्कूल जो है वो या पार्शली या कंप्लीटली तबाह हो गए। आप पोलिंग स्टेशंस कहाँ बनाते हैं? आप इन स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर बनाते हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर बनाते हैं। लोग अभी तक सड़कों पे टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उनके घर नहीं बने, उनकी बहाली होनी है। कहाँ से वो शिनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे वोट डालने के लिए? कैसे होगा आप मुझे बताइए। आई डोंट सी इट हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। और ये जो कैलेमिटी आई है सैलाब की वजह से, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, माहौल की तब्दीली के जो मनफी असरात आए हैं जिससे ये बर्बादी हुई है, ये हमने नहीं की है। ये कुदरती आफत है जो आई है और ये किसी भी मुल्क के ऊपर आ सकती है। सो इस ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे हालात के अंदर हमें सबसे पहले तो इन सैलाब ज़दगान की बहाली के ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली वो आज भी हम देख रहे थे कि उस पर काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक तकरीर के अंदर, और यही इल्ज़ाम जो है वो PTI पे लगा रहे थे कि उन्होंने तवज्जो हटा दी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की सियासत में ऐसी हो गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर एक यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। हैदर वहीद साहब ये फरमाइएगा कि आज जो खान साहब की तरफ से एक पिटीशन आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है उनके अगेंस्ट तोशाखाना रेफरेंस के अंदर, उसमें वो जा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और आज एक और जो पिटीशन गई है वो ये गई है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के जो फंडिंग केसेस हैं इलेक्शन कमीशन को कहें कि वो जल्दी सुना दें। उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह भी रहे थे कि आपके ऑलरेडी बहुत केसेस पड़े हुए हैं हमारे पास, इसको भी शामिल कर लेते हैं। अब 22 दिसंबर को उस पर भी हेयरिंग है। खान साहब एक तो उनका भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके फंडिंग केसेस जो हैं वो सामने आए, लेकिन साथ ही साथ जो खदशा उनको है जिसका जिक्र वो बरमला कर चुके हैं कि ये लोग मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं अगले इंतखाबात से पहले। क्या चांसेस आपको उस चीज़ के नज़र आ रहे हैं?
आई थिंक कभी चांसेस हैं उनके डिस्क्वालीफाई होने के, और यही एक पैटर्न और एक ट्रेंड है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो मुझे तो ताज्जुब होगा अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। और फिर यहाँ तो कुछ ऐसे एफिडेविट्स भी उन्होंने साइन किए हैं कि चैरिटेबल कॉजेज में जो पैसे आए उनको पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर उन्हें रेटिफाई किया, ईसीपी को बताया गया कि नहीं ये तो पार्टी की प्रॉपर फॉरेन फंडिंग थी। बहरहाल देखें, ये तो सियासी मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, और इससे बहुत कम में जो है वो इकामे पे जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो बहरहाल ये भी चीज़ जो है वो खान साहब के लिए भी उसी तरह साबित हो सकती है। जहाँ तक उनके केसेस की बात है तो उन्होंने जो लेकिन चैलेंज किया है ईसीपी के फैसले को जहाँ इनको डिस्क्वालीफाई किया है, वो उसमें कुछ वजन ज़रूर है, क्योंकि जो फौजदारी का मुकदमा जहाँ पहले फैसला होना ज़रूरी था, सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 19 2000 ईयर भूल रहे अभी, तो उसमें सेक्शन 232 में पहले फौजदारी के मुकदमे में हतमी फैसला आना ज़रूरी है, फॉल्स एफिडेविट और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, या फिर ट्रिब्यूनल का कोई हतमी फैसला हो, जो कि यहाँ नहीं था। सही है, जो वो क्या कहते हैं, सियासी हवा जिस रुख को होगी उसी हिसाब से नाअहलियाँ और अहलियत जो है वो डिटर्मिन की जाती है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की आला अदालतों के सीनियर तरीन जजेस मुख्तलिफ केसेस की समाअतों के दौरान अपने रिमार्क्स में बात कर चुके हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपने मामलात खुद देखें, पार्लिमान को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हमने देखा है कि बड़े अरसे से अपने सियासी मुखालिफिन को नाअहल कराने के लिए अदालतों का रुख किया जाता रहा है। इस पे पैनमा के दौरान भी ऑब्वियसली बात हुई थी, और अभी फिर से ऑन अब्बास साहब, ये खान साहब को क्यों एक खतरा, एक खदशा अब लाहक हो गया है कि उनको अगले इलेक्शन से पहले जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ उनका केस लेकर जाया जा रहा है, उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। सो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं होता, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। और अगर आप पिछले कोई 2-3 माह को देखें, कोई ऐसे इवेंट्स बार बार होते हैं जिससे इंडिकेशन आ रही है। आप सबसे पहले हमजा शहबाज शरीफ का केस उठाएं, फिर शहबाज शरीफ का उठाएं, फिर मरियम नवाज का वो पासपोर्ट और ECL से नाम निकलना और वो एवनफील्ड गेट से बाहर निकलना, और अभी आप सलमान शहबाज का इशू निकालें, तो सारे टिल्ट जो है ऑटोमेटिकली समहाउ एक तरफ को होता जा रहा है। और ठीक है, वो जैसे हैदर साहब ने कहा कि सियासी हवा का रुख देख लीजिए। नहीं तो सियासी हवा का रुख दूसरी तरफ ही देख लीजिए ना, कि खान साहब के हवाले से देखें कि सबसे पहले तोशाखाना का आया, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं पार्टी फंडिंग केस का आया। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग देखें, इलेक्शन कमीशन ने हाथ तक नहीं लगाया, तो वो केस आना शुरू हो गया। अब अचानक हुआ ये कि जो सेटिसाइड हो गया था, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो खान साहब के अगेंस्ट फैसला था उसको सेटिसाइड किया कि जी आप इनको, ये तो आपके वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप नहीं कर सकते। उन्होंने 13 दिसंबर को फिर बुला लिया कि हमने जो फैसला किया था उसमें शायद उनको नायल तो नहीं कर सकते, पार्टी चेयरमैन से हटा देते। तो समहाउ जो इलेक्शन कमीशन की अपनी जो एक जो स्टेट मिस्चीवियस किस्म की हरकतें हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रवैया है, आप सिर्फ उसकी एक स्टेटमेंट पकड़ लें। हमने जब कहा था कि जी ईवीएम मशीनें ले आए, तो उसने 40 सफ़ों का एक हमें लेटर लिखा था कि ईवीएम मशीनें क्यों नहीं हो सकती। हमने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट दिए, तो उसने एक पूरा मरासला लिख दिया ओवरसीज पाकिस्तान राइट दिए। परसों कह रहे थे कि मेरा दिल करता है पाकिस्तान में ईवीएम मशीन हो तो बल्ले बल्ले हो जाए। बिल्कुल, ये मैंने बयान उनका देखा, उन्होंने कहा कि मैंने मुखालफत ना ईवीएम की ना ओवरसीज की वोटिंग राइट की, लेकिन मैं ये चाहता था कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो। ऐसा फनकार आदमी है जी, 43 पॉइंट्स इसने रेज किए थे कि ईवीएम मशीनें कैसे नहीं आ सकती। मैं आपको याद कराता हूँ, इसने कहा था इतनी महंगी मशीनों के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे, इसकी बैटरीज कैसे आएंगी, इसको चार्ज कैसे किया जाएगा, इसको जनाब बेला फाइटी कर दिया जाएगा। बलोचिस्तान में मशीनें को उठा के ले गया तो फिर क्या करेंगे। ये इसने उस वक्त सफा लिखा था। अगर ये कहता है उस वक्त किसी और ने लिखा था, इसके साइन कर दिया, तो इतना भोला चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है। ये भी हवा के रुख के हिसाब से चलता रहा है। हमें तो खैर पहले ही किसी ने भोले चक्कर में डाल के इसको बनवा दिया था। सो इसकी सारी स्टेटमेंट ये शो करती है कि ये जो मेरा इंटेंशन है, आप लोगों ने भी भोलेपन में हुकूमत कर दी, फिर आप लोगों को भी उस टाइम पता नहीं चला इन लोगों का। आज अब शिकायतें कर रहे हैं कि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीका नहीं हो सकता हमें एक्सप्लेन करने का। हाँ, ठीक है।
ठीक है। अच्छा शर्मिला साहब मुझे एक बात बताइए, ऑब्वियसली ये जब से इलेक्शन का मुतालबा पीटीआई का आया, अब उनके मुतालबे पे आप लोग जाते हैं नहीं जाते, उनकी ख्वाहिश पूरी होती है जब वो चाहते हैं इलेक्शंस नहीं होते, या आपकी ख्वाहिश पूरी होती है कि आप जब चाहते हैं? बट जब से ये चीज़ सामने आई है, मैं आई थिंक रोज़ ही अपने शो के अंदर ये बात करती हूँ, और आज फिर मैं आप लोगों के सामने वही सवाल रखूंगी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि ये इलेक्शंस साफ शफाफ हों, ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो, जो सबको काबिल कबूल हो, जिसके तरीक़ेकार पे किसी को एतराज़ ना हो। ये क्या सारी सियासी जमातों ने यकीन दहानी इस चीज़ की कर ली है कि कल को इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने के बाद कोई सियासी जमात सड़कों पे नहीं आएगी? आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा सादिया, लेट्स नॉट बी सो ऑप्टिमिस्टिक। जो भी जमात हारेगी, अच्छा, वो ज़रूर ये कहेगी कि धांधली हुई है। अभी तो बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बहुत सारी दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ जो खुश आइंद है, जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के मफाद में है और जमहूरी अमल के फेवर में है, वो ये है कि जनरल बाजवा की जो फेयरवेल स्पीच थी, उन्होंने कहा कि जी पिछले फरवरी में हमने फैसला किया कि पाकिस्तान के 70 साल बाद कि अब हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे और अब हम न्यूट्रल रहेंगे। तो मुझे इससे कुछ होप मिली कि शायद अब आइंदा आने वाले दिनों में किसी को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, अवाम के वोटों का पास रखा जाएगा, उसको इज्जत दी जाएगी और अवाम अपने हकीकी लीडरान को चुन सकेगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम चाहे कितने भी रिफॉर्म्स कर लें, लेकिन अगर इदारे अपनी हुदूद में रह के काम नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन तो होगी, और फिर यही होगा जो इस दफा हुआ कि फिर पार्लियामान के जरिए, एक जमहूरी अमल के जरिए फिर उसको निकाल भी दिया जाएगा, और फिर जब निकाल दिया जाएगा तो फिर जो वो शख्स लानत मलामत करेगा इदारों की, वो आपके सामने है। मेरे लिए, मेरी जमात के लिए तमाम इदारे बहुत ही काबिल एहतराम हैं, वी रिस्पेक्ट देम, चाहे वो फौज का इदारा हो जो हमारे अल्टीमेट डिफेंडर्स हैं, चाहे वो अदालतें हों जो इंसाफ फराहम करती हैं, चाहे वो पार्लियामान हो। और हम ये समझते हैं कि आईन पाकिस्तान में तमाम इदारों की जिम्मेदारियां दर्ज हैं। अगर हम आइन के मुताबिक चलें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत फल फूल सकती है। सही है, बट ये आपने सही बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी ही सियासी जमातें, क्योंकि आपकी जमात की तरफ से भी ऐसे कुछ बयानात हैं, PMLN के भी बहुत ज़्यादा हैं, अब ऑब्वियसली PTI की तरफ से भी हम यही सुनते हैं कि कहीं ना कहीं हैदर वहीद साहब अभी चलें जिस तरीके से वो कहते हैं कि जी ए पॉलिटिकल रोल हम चाहते हैं, लेकिन अभी भी ऑन सो मेनी ओकेजन्स हम देखते हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपनी मदद के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए देखते उन्हीं की तरफ हैं। तो आपको लगता है, जैसे शर्मिला साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि इतना ऑप्टिमिस्ट होने की जरूरत हमें नहीं है कि इलेक्शन हारने के बाद जो भी जमात हारती है वो सड़कों पर नहीं आएगी, क्योंकि यही होता आया हमारे यहाँ। इस चीज को रोकने का तरीका क्या है जब सियासी जमातों को खुद ये शऊर नहीं आएगा कि हमने अपने मामलात अपने हाथ में रखने हैं? देखिए, सियासी जमातें जो है उनको वाकई ये शऊर नहीं है, लेकिन वो फिर एक पॉलिटिकल प्राइस भी पे करते हैं, लेकिन वो इसलिए कर देते हैं वो पॉलिटिकल प्राइस पे क्योंकि ताकत का चश्मा आवाम का है ही नहीं। तो लेकिन अब इस दफा थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट को अपनी इमेज की आई थिंक अब पड़ गई है, और आई थिंक नए चीफ साहब, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज से और कुछ उनकी हिस्ट्री से लगता है कि समझदार और एक स्टेबल इंसान है जो अपने इंस्टीट्यूशन का इमेज क्लीन करना चाहेंगे। तो अगर तो यही होता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कदम होगा कि इलेक्शंस जो है वो तस्लीम किए जाएं, क्योंकि इलेक्शंस तस्लीम ना करने की गुंजाइश भी वहीं से आती है। तो अब मेरे ख्याल से ये गुंजाइश छोड़नी नहीं चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि अब हम मुतहम्मिल इस इंस्टेबिलिटी के हो नहीं सकते। अब जो भी पार्टी जीतेगी, पहली बात तो है कि नवाज शरीफ और इमरान खान का खुल के सीधा सीधा मुकाबला हो, अहल हो दोनों, और ECP और बाकी इंतजामिया जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, और जिसको भी अवाम मैंडेट देती है वो 5 साल तक रूल करे, वरना रूल भी नहीं कहना चाहिए, खिदमत करे। अच्छा, आपने कहा नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान साहब में खुल के मुकाबला हो, आपने पीपल्स पार्टी को तो माइनस ही कर दिया, आपने जरदारी साहब का नाम ही नहीं लिया। माइनस नहीं करता मैं, बिल्कुल भी कर नहीं सकता कोई इनको माइनस, लेकिन मैं इसलिए इनको नाम ले,
नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि बिलावल साहब नाअहल नहीं है और यहाँ पे तलवार लटक रही है खान साहब पे और मियां साहब नाअहल, तो इसलिए ये बात बिलावल साहब पे करती नहीं। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इसलिए मेरा ये कहना है, और जाहिर है बिलावल साहब पूरी तरह मैदान में, और ये भी मुल्क की जरूरत है कि वो हों, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पिछले कुछ सालों में हमने दोनों तरफ से देखी है, 2018 और उससे पहले धरनों से हम ये देख रहे हैं, और मुल्क अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो इंस्टेबिलिटी फिर होगी, उसके बाद मईशत पहले ही अल्लाह हाफिज है यहाँ पे, तो पता नहीं क्या होगा फिर। तो सही है, यानी जो आपने बार बार वो एक आपने भी, शर्मिला साहिबा ने भी, सभी ये बात करें कि जी ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, तो वोट दो, ये जो नारा बुलंद किया था PMLN की तरफ से हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद फिर हमने देखा भी कि खुद ही किस तरीके से उस वोट की इज्जत को खत्म कर दिया गया। अगर ये सियासतदान ये नारा लगाते हैं तो फिर उस पर यकीन भी रखें, फिर उस चीज़ पर कायम भी रहें कि वोट को इज्जत दिलानी और देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब, सेनेटर ऑन अब्बास साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।